आज की कहानी का शीर्षक है कर्म और संस्कार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विशाल महेंद्र की बातों को अनसुनी करके आगे बढ़ गया, लेकिन महेंद्र फिर भी ना रुका। वह विशाल के पास दौड़कर आया और मरहम लगाते हुए कहा, क्या डायरेक्टर सर ने तुमको बहुत डांटा है? पता नहीं कौन तुम्हारे बारे में हमेशा उनसे शिकायत करता रहता है। सुबह सुबह आते ही डांट मिलना पूरा दिन खराब करने के लिए काफ़ी होता है। विशाल के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। स्कूल में अध्यापक का कार्य करते हुए विशाल को पूरे 5 साल हो चुके थे। ईमानदारी और मेहनती के रूप में वह पूरे स्कूल में विख्यात था। वर्तमान समय में किसी भी कार्यस्थल पर 2 ही तरह के लोग मिलते हैं। पहला चापलूस, जो चापलूसी करके प्रमोशन पा जाते हैं, और दूसरा ईमानदारी और मेहनत के बल पर आगे बढ़ता है। महेंद्र को स्कूल ज्वाइन किए अभी 2 साल ही हुए थे, किंतु विशाल महेंद्र को पहले से जानता था। विशाल को पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपने लक्ष्य को बदलने पर मजबूर होना पड़ा और समय के साथ उसे समझौता करना पड़ा। परंतु फिर भी बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला विशाल जीवन से हारा नहीं, बल्कि उसने अपना दायरा छोटा कर लिया। परिस्थितियों ने उसे उस ओर धकेल दिया जहां वह कभी जाना नहीं चाहता था। परिस्थितियों को देखते हुए उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया। विशाल को आज भी याद था उसका बड़ा सा बंगला, जिसके सामने कच्चा घर था और उसमें एक बड़ा सा परिवार रहता था। विशाल उस समय स्कूल में था। अक्सर वह देखा करता था कि मोहल्ले के बच्चे गली में गिल्ली डंडा खेला करते थे। विशाल की भी इच्छा होती थी कि इन लोगों के साथ खेले, किंतु उसके घर में उन लोगों के साथ खेलने की अनुमति उसे नहीं मिलती थी। वह खिड़की में से अक्सर उन्हें देखा करता था। जब भी विशाल का बड़ा सा गेट खुलता, उसमें से एक बड़ी सी गाड़ी निकलती, तो मोहल्ले के बच्चे बहुत दूर तक गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते थे। लेकिन विशाल उस दिन दंग रह गया जब किसी ने उसकी गाड़ी पर पत्थर मारा। फिर उसने अपना सिर बाहर निकालकर देखना चाहा कि पत्थर कौन फेंक रहा है। तब तक दूसरा पत्थर उसके सिर पर लगा। विकास घायल हो चुका था, उसके सिर से खून बह रहा था। तब तक ड्राइवर ने बच्चे को पकड़ लिया और मारने को हाथ उठाया ही था कि विशाल ने रोक दिया। विशाल मन से बहुत शांत बच्चा था, लेकिन यह बात उसे परेशान करने लगी कि इस बच्चे ने मुझे पत्थर क्यों मारा, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। ऐसे ही समय निकलता गया। एक दिन विशाल अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक लड़का परेशान होते हुए सड़क पर दौड़ रहा था। विशाल ने उसे पहचान लिया कि वह यही लड़का है जो मुझे पत्थर मार रहा था। उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा और उस लड़के को आवाज़ दी। कहा, क्या बात है? उस लड़के ने रोते हुए कहा कि मेरी परीक्षा है और मेरी साइकिल ख़राब हो गई है, मुझे जल्दी पहुंचना है, नहीं तो मेरी परीक्षा छूट जाएगी। विशाल की भी उसी दिन परीक्षा थी, किंतु विशाल ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसे स्कूल छोड़ने के बाद ही वह अपने स्कूल गया। यहीं से विशाल और महेंद्र दोस्त बन गए। वक्त बीतता रहा और उन दोनों की दोस्ती कायम रही। परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने पर जब विशाल ने महेंद्र को बताया कि वह एक छोटा सा स्कूल ज्वाइन कर रहा है, तो उसके दोस्तों में सबसे ज़्यादा मजाक महेंद्र ने ही उड़ाया था कि इतने बड़े घर का लड़का एक छोटे से स्कूल में पढ़ाएगा। महेंद्र ने कहा, विशाल, यह तुम्हारी गरिमा को शोभा नहीं देता। परंतु विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। 1 महीना बीत चुका था। विशाल को आज पहली तनख्वाह मिलने वाली थी। 3 भाइयों में सबसे छोटा विशाल अपने पैसे से पिताजी का इलाज करवाना चाहता था। बड़ी बीमारियों ने उसके पूरे परिवार को डस लिया था, जिसके कारण आर्थिक समस्याएं इतनी बढ़ गई थी कि विशाल के कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी आ गई थी। अचानक पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा तो महेंद्र बदहवास होकर दौड़ता चला आ रहा था। विशाल, मेरी मदद करो। रोते हुए महेंद्र ने कहा, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में भर्ती कराकर आ रहा हूँ, अब मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है।
स्वभाव से सीधे साधे और निश्चल हृदय रखने वाला विशाल द्रवित हो उठा। उसने 1 मिनट की भी देर नहीं लगाई और पूरी तनख्वाह महेंद्र के हाथों में दे दी। विशाल को नौकरी करते हुए 3 साल बीत चुके थे। एक दिन अचानक महेंद्र का फ़ोन आया और उसने कहा कि मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, मेरी मदद करो विशाल। अगर तुम्हारे स्कूल में कोई वैकेंसी है तो मेरे लिए बात करो। पिताजी के देहांत के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। माँ और भाई बहन को भी मुझे ही देखना है। विशाल महेंद्र की बातों से फिर से द्रवित हो गया। उसने स्कूल के डायरेक्टर से बात करके तुरंत ही महेंद्र की नौकरी लगवा दी। सीधे साधे विशाल को क्या पता था कि उसने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। जहां विशाल बहुत कम बोलने वाला, मेहनती और ईमानदार था, वहीं महेंद्र कामचोर और चापलूस था। विशाल ने कभी भी महेंद्र की पारिवारिक और व्यक्तिगत बातें स्कूल में नहीं बताई थी और हमेशा उसे सहयोग करता रहा। किंतु महेंद्र, वह तो पता नहीं क्यों विशाल को हर समय नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता। एक दिन ऐसा भी आया कि मैनेजमेंट की चापलूसी करते करते और विशाल की छवि बिगाड़ते बिगाड़ते महेश स्कूल का प्रिंसिपल बन गया, जबकि विशाल की मेहनत और लगन के कारण पूरे स्कूल में चर्चा थी कि अगला प्रिंसिपल विशाल ही बनेगा। समय बीत रहा था और दिन प्रतिदिन महेंद्र का व्यवहार विशाल के प्रति बुरा होता चला जा रहा था। वह सामने से अच्छा बनता जा रहा था और पीठ पीछे उसकी जड़ काट रहा था। अंत में उसने विशाल को स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। काफ़ी समय बीत चुका था। विशाल की दुनिया बदल चुकी थी। उसका विवाह हो गया था और साथ ही उसने किसी दूसरे स्कूल में प्रिंसिपल का कार्य संभाल लिया था। परंतु महेंद्र को वह भूल नहीं पाया था। उसके मन में आज भी यह सवाल घूमता था कि आखिर महेश का व्यवहार उसके प्रति ऐसा क्यों था। उसने उसका क्या बिगाड़ा था। रात के 3 बज रहे थे। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। विशाल ने गहरी नींद में उठकर फ़ोन उठाया। उसके किसी पुराने मित्र का फ़ोन था। उसने फ़ोन पर जो कहा वह सुनकर विशाल स्तब्ध रह गया। उसने कहा, महेश का एक्सीडेंट हो गया था और पैर फ्रैक्चर हो चुके थे। वह हॉस्पिटल जाने की स्थिति में नहीं था। सिर में भी काफ़ी चोट थी, काफ़ी खून बह चुका था। महेंद्र ने किसी तरह से फ़ोन करके अपने एक मित्र को बुलाया, किंतु आधी रात को कोई सवारी नहीं मिली। उस मित्र के पास गाड़ी भी नहीं थी कि उसे हॉस्पिटल ले जा सके। और दूसरी तरफ उस समय ना महेंद्र के पास और ना उसके मित्र के पास इतने पैसे थे कि एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा सके। महेंद्र बहुत देर तक वैसे ही सड़क पर पड़ा रहा। अचानक उसके मित्र को विशाल की याद आई। विशाल से उसकी भी जान पहचान थी। उसने विशाल को फ़ोन किया और स्थिति बताई। विशाल उठा। पत्नी ने सवाल किया, किंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे अपने गैरेज में गया और गाड़ी निकाली, किंतु जैसे ही गाड़ी लेकर थोड़ी दूर गया, वहाँ सरकारी काम से सड़क को खोद रखा था। गाड़ी वहाँ से नहीं जा सकती थी। लाचार होकर विशाल लौट आया और उसने अपनी बाइक निकाली। बाइक सड़क के किनारे किनारे चलाता हुआ वह मेन सड़क तक पहुँचा। विशाल बाइक चलाते हुए पहले हॉस्पिटल गया और वहाँ से उसने एम्बुलेंस ली। एम्बुलेंस लेकर वह घटनास्थल तक पहुँचा। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वह फ़ोन करके घटनास्थल के बारे में बताता तो पता नहीं कितनी देर में एम्बुलेंस पहुँचती। समय बर्बाद ना हो, इसी कारण उसने ऐसा किया। महेंद्र को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसने उसके घर वालों को फ़ोन किया तो पता चला कि उसकी पत्नी और बच्चे गांव गए हुए हैं। उन्हें आने में 1 दिन का समय लगेगा। महेंद्र को जब तक होश नहीं आया तब तक विशाल हॉस्पिटल में रहा। हॉस्पिटल का सारा खर्चा उसने वहन किया। उसके घर वाले 24 घंटे बाद पहुँचे। जब तक महेंद्र खतरे से बाहर नहीं हुआ था तब तक विशाल हॉस्पिटल में ही रहा। जब उसकी हालत सुधरने लगी तब उसे उसके घर वालों को सौंपकर विशाल घर लौटा। 15 दिन बीत चुके थे। विशाल अभी बाहर से आया ही था
कि फ़ोन की घंटी बजी। महेंद्र की पत्नी का फ़ोन था। उसने आग्रह करके अपने घर विशाल को बुलाया था। इतने दिनों तक विशाल की पत्नी चुप थी, लेकिन जब थका हारा विशाल उसके घर जाने के लिए तैयार हुआ तो उसकी पत्नी बिफर पड़ी और बोली, जिस व्यक्ति ने तुम्हें जीवन भर हानि पहुंचाई, क्यों तुम हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हो? कल वह ठीक हो जाएगा और फिर से तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन विशाल नहीं माना और चला गया। विशाल महेंद्र के बिस्तर से कुछ दूर कुर्सी पर बैठा उसे चुपचाप देख रहा था। महेंद्र के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, विशाल, मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे माफ़ कर दो। अपनी गलती का मुझे एहसास हो चुका है। तुम मेरी मदद करते रहे और मैं हमेशा तुम्हें हानि पहुँचाने की कोशिश करता रहा। उसके लिए शायद अंतिम सांस तक मैं अपने आप को माफ़ ना कर सकूं। यह कहकर महेंद्र जोर से रोने लगा। विशाल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, महेंद्र, एक बात बताओ, मेरे प्रति तुम्हारा व्यवहार ऐसा क्यों था? और फिर महेंद्र ने जो बताया वह सुनकर विशाल स्तब्ध रह गया। महेंद्र बोला, मैं बचपन से ही तुम्हारा बंगला, गाड़ी, ड्राइवर, नौकर चाकर और तुम लोगों का रुतबा देखकर बहुत आकर्षित रहता था। उस समय मैं बच्चा था, मुझे भी तुम्हारी तरह जीने का मन होता था। यह इच्छा बढ़ती गई और जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी यह इच्छा दूर दूर तक पूरी होने वाली नहीं है, तब मुझे तुमसे ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या, जलन, क्रोध, इन सब ने मुझे घेर लिया और धीरे धीरे यह हीन भावना में बदल गई। मैं तुम्हारे पास भी आना चाहता था और दूसरी तरफ मैं तुमसे नफरत भी करता था। एक तरफ तुमसे मदद भी मांगता था, दूसरी तरफ तुम्हारी मदद मुझे भीख जैसी लगती थी। जब तुम्हारी परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने लगी तो मुझे बहुत आनंद आने लगा। मैं अपने को तुमसे आगे देखना चाहता था। यही कारण था कि मैंने तुम्हें स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी उत्कंठा ने मेरे व्यवहार को तुम्हारे प्रति खराब बना दिया, किंतु आज मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूँ। तुम तो मेरे लिए फरिश्ता हो, फरिश्ता। विशाल सर झुकाकर सब सुनता रहा। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप दरवाजे के पास जाते हुए रुका और कहा, इंसान अमीर हो या गरीब, किसी भी परिस्थिति में उसके कर्म और संस्कार ही उसके साथ रहते हैं, बाकी सब कुछ पीछे छूट जाता है। कुछ पल के लिए विशाल ने महेश को रोते हुए देखा और फिर बाहर निकल गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हर अच्छी और बुरी परिस्थिति में अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे संस्कारों को बनाए रखना चाहिए। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।